हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो मैं जल्दी से बताऊं कि आज का जो ये लेक्चर है, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूं। थर्ड लेक्चर में बेसिकली, तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है। देखो, अब ये ग्राफ को बनाना, तो ग्राफ को बनाना हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग को पता चला कि जैसे ही ग्राफ हम लोगों ने सीखा बनाना, उसके बाद फटाक से नए नए क्वेश्चंस आने लगे। किस चीज को लेकर? रेंज को लेकर। क्योंकि जब तक आप ग्राफ को नहीं बनाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक का रेंज क्या है, मतलब उसका वो कहां से कहां तक जा रहा है, उसको रेंज बोलते हैं अपन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेंज का। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी थे रेंज के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर भी किए थे। राइट, जब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पूरे रियल नंबर को डोमेन ना मानते हुए डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहला बात तो आप ये याद रखें कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, चाहे वो किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल हो, आइदर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, आइदर वो क्वाड्रेटिक हो या फिर बाय क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो कोई भी डिग्री आप रखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन मतलब x की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है, जिसपे y डिफाइंड हो। तो हम लोग को पता चलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में डोमेन जो आता है हम लोग का, वो ऑल रियल नंबर आता है। राइट, तो जब हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब डोमेन को पूरा रियल नंबर ना लेके एक कोई इंटरवल में लेते, बोला जाता है क्वेश्चन में कि आप इस इंटरवल में ही क्वेश्चन का रेंज बताओ, क्वाड्रेटिक का रेंज बताओ। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि उसका ग्राफ कहां से कहां तक लाई करता है, वेदर वर्टेक्स इज लाइंग इन बिटवीन और नॉट। तो अलग अलग केसेस में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एकदम कंफर्म हो गया था कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। राइट, तो एक मैंने होमवर्क भी दिया था, एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में किए। तो जल्दी से हम लोग पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। राइट, चलो तो लिखो। अगर जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था लास्ट लेक्चर में, एक क्वेश्चन ये वाला था, एग्जांपल ये वाला था कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है इसका रेंज, इसका क्या बताना है? इसका रेंज बताना है। ठीक है, इसको कैसे करोगे भैया? इसका रेंज कैसे बताओगे? हाँ, तो जरा देखते हैं इसको। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने कल किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पता है कि a क्या है जी? a इज इक्वल टू माइनस वन है, लेस देन जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड बनने वाला है। उसके बाद हम लोग चेक क्या करते थे? पहला a चेक करते थे, दूसरा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जैसे ही चेक करते थे उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होता था? माइनस बी बाई टू है। तो माइनस बी कितना है? b तो माइनस वन है, माइनस बी हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू। तो माइनस, समझ रहे हो, माइनस टू है, टू ए होता है, तो ए का वैल्यू माइनस वन है, तो ये कट गया, ये आ गया वन बाई टू। तो x इज इक्वल टू वन बाई टू और y इज इक्वल टू आता है माइनस डी अपॉन फोर है। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b वन है तो स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर, ये आ गया वन माइनस फोर माइनस थ्री, और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर आ गया। राइट, तो हम लोग को क्या पता चला कि क्वाड्रेटिक है। और तीसरा एक और कंडीशन हम लोग चेक करते थे, वो करते थे सी का वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? माइनस वन। तो मतलब x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू कितना है? माइनस वन। तो ये तीन चीज सफिशियंट है हम लोग को किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए। राइट, इतना तो आप लोग को मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था यार। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहले जाकर प्रीवियस वीडियोस देखकर आ जाओ, उसके बाद इस चीज को समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं फटाक से। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो हम लोग को पता है कि x इज इक्वल टू वन बाई टू पे y कितना? माइनस थ्री बाई फोर। तो x इज इक्वल टू, मान लो वन यहाँ पे आता है तो वन बाई टू यहाँ आएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू वन बाई टू पे y माइनस थ्री बाई फोर है, तो y मान लो यहाँ पे वन आता है, तो माइनस थ्री बाई फोर कहीं पे यहाँ पे आएगा, मान लो इसको चार पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो ये आएगा माइनस थ्री बाई फोर, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और ये क्वाड्रेटिक, और c का वैल्यू कितना? माइनस वन। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनने वाला है ये माइनस वन है, तो क्वाड्रेटिक बनने वाला है, ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगा हम लोग का। ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया और ये क्वाड्रेटिक है, डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक। राइट, ये क्वाड्रेटिक बना। अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ को देख के क्या आप इसके रेंज का अंदाजा लगा सकते हो कि कहां से कहां तक ये वेरी कर रहा है इसके वाई कोऑर्डिनेट? तब आपको पता चला होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है
ये बेसिकली ये डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है, और कोई भी डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक जो होता है वो नीचे की तरफ कहां तक जाता है? तो हम लोग को पता चला नीचे की तरफ, तो ये जाता जा रहा है, जाता जा रहा है कहां तक? जब तक ये y एक्सिस नीचे की तरफ जाता जा रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी तक ये जा रहा है ग्राफ। तो नीचे का मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा? माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? यहां से कितना सबसे ज्यादा वैल्यू ये y एक्सिस में लिया है, मतलब कहां तक ये सबसे ऊपर गया है? तो हम लोग को पता चलेगा कि यहां तक ये सबसे ऊपर गया, यहां तक। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? माइनस 3/4 है। तो हम लोग को इसका रेंज पता चल गया, मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? माइनस 3/4। ठीक है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग का इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। राइट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, उसको देखते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था राइट क्वेश्चन के आंसर को, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने रिप्लाई भी किया था उस पर कि राइट आंसर करके मैंने रिप्लाई दिया था। आप चेक कर सकते हो अपने कमेंट को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किसी हो सके किसी को ना समझ में आया तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का, वो एक क्वेश्चन तो ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन को बोला गया कि 0 से कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से 3 पे ओपन ब्रैकेट। ये दोनों क्वेश्चन था आपके लिए। यहाँ पे आपको बनाना था इसका ये रेंज निकालना था। क्या निकालना था? रेंज निकालना था। तब देखो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ जैसे ही बनाओगे, x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस b/2 है, तो -1/2। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/2 है, तो -1/2। y कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा था? y कोऑर्डिनेट हो जा रहा था -d/4 है, तो d कितना? b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो b स्क्वायर -4, तो 1 - 4 -3 आ गया, -3 और -3 डिवाइडेड बाई 4a, तो ये तो 4 आ गया। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये आ गया, और हम लोग को पता है कि c = 1 है और a > 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड ग्राफ बनेगा, और -1/2 पे 3/4 आएगा। तो मान लो ये 1 है, -1 है, तो -1/2 यहाँ पे आएगा, और ये मान लो 1 है, तो 3/4 कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ये ग्राफ बन गया क्वाड्रेटिक का। तो हम लोग को पता है कि इसके रेंज को निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका देखना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया यार, ये वाला वैल्यू कितना है? ये वाला वैल्यू y = 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनाइट है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफिनाइट टू ओपन ब्रैकेट। लेकिन ये तो पूरे ऑल ओवर डोमेन में इसका रेंज आया, ये जो कल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। लेकिन यहां पे आपका क्या दिया है कि x जो है ना 0 से 3 के बीच लाई करता है। x कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 3। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। आपको सिर्फ इतना पार्ट का बताना है, मतलब इधर वाला ग्राफ को आप भूल जाओ। मतलब आपको सिर्फ ग्राफ को क्या देखना है? ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है ये कहां तक देखना है? 0 से 3 तक देखना है। इस पोर्शन में आपको देखना है, ये वाला पोर्शन में, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक जो बन रहा था इसको आप भूल जाओ, इधर वाले पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ इधर वाले पोर्शन को देखना है। तो आपको पता चला कि इस डोमेन में रेंज कितना है। तब आपको पता चलेगा कि इस डोमेन में वर्टेक्स तो लाई नहीं कर रहा है। तो जब वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा तो ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पे मिनिमम देगा और यहाँ पे क्या देगा? मैक्सिमम देगा। तो आप देख लो 0 पे क्या दे रहा है। तो जैसे ही हम इसका रेंज निकालना चाहेंगे इस डोमेन में, तो पता चलेगा y बिलोंग्स टू y ऑफ 0 और कॉमा y ऑफ 3। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है यही मिनिमम होगा और यही मैक्सिमम होगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टेक्स जो है ना अलग इस रेंज में, इस डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। वो चीज आपको पता होना चाहिए, राइट? चलो फटाक से इसको देखते हैं कि इसका रेंज आ कितना रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि 0 पे कितना आ रहा था? 0 पे तो ये 1 आ रहा था, ठीक है। और 3 पे कितना आ रहा था? तो 3 पे पुट कर दो, 3 3 9, 9 3 12, 1 13, 1,30। ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू आंसर, ठीक है। दूसरा पार्ट जो बोला गया था x बिलोंग्स टू 0 से 3, ये आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए बोला गया था। बेसिकली दोनों एक ही सवाल है, लेकिन अंतर कितना है कि इसमें क्लोज ब्रैकेट है और इसमें ओपन ब्रैकेट है। तो मतलब 3 डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो 3 पे जो y आ रहा होगा वो भी रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। बस इतना सा तो दिमाग लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू
1 से 13 पे ओपन ब्रैकेट, राइट। समझ रहे हो आप चीजों को अच्छे से। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और था आपके लिए, एक क्वेश्चन ये था आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बोला गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से 4 जब जा रहा है ना x, उस केस में आपको इसका रेंज निकालना है। तो इसमें अगेन क्या करना है, इसके ग्राफ का आइडिया लगाओ। ग्राफ तो बार बार इसका बना रहे हैं यार हम लोग, ठीक है। इसका ग्राफ को पता करना है और बाद में ये देखना है कि जो इसका वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता है। देखो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब अगर इसका वर्टेक्स इस क्वाड्रेंट में, इस डोमेन में लाई करेगा, इसका मतलब वर्टेक्स पे जो वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम तो हमेशा होता है, ये तो सत्य है। लेकिन पहले ये तो चेक कर लो यार, वर्टेक्स इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मान लो वर्टेक्स इसमें लाई ही नहीं कर रहा है, तो वर्टेक्स वाला वैल्यू कहां से आप रेंज में डालोगे। समझ रहे हो बात को। तो पहला चेक करना है कि वेदर वर्टेक्स इज लाइंग इन दिस डोमेन और नॉट, राइट। ये चीज पहले चेक करना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो भी चेक करना हो, सबसे पहले हम लोग को ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0 x का वैल्यू निकालते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जब x निकालेंगे माइनस b अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 2, और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे माइनस d अपॉन 4 है तो माइनस d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 9 माइनस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो कितना के 9 माइनस 8 1 माइनस 1/4, माइनस 1/4 आ गया तो 3/2 और 1/4 माइनस 1/4। तो ये आ गया एक 1, ये आ गया 2, ठीक है। इसी तरीके से ये आएगा 3, ये आएगा 4, ठीक है। अब क्या हुआ 3/2, तो 3/2 कहीं यहां पे लाई करेगा, और 3/2 पे वैल्यू माइनस 1/4 है, तो मान लो माइनस 1 यहां पे है तो माइनस 1/4 यहां पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट को लेकर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम लोग का बनेगा ऐसा बनने वाला है ग्राफ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो हम लोग का बन गया। लेकिन अब इस पूरे क्वाड्रेटिक का अगर रेंज पूछा जाता है तब तो कोई भी बोल देता सर इस पूरे क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफिनाइट है, तो ये आंसर दे देते। लेकिन यार यहाँ पे जो है ना x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, मतलब इसके पूरे डोमेन को रियल नंबर नहीं माना गया, हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया, डोमेन को रोका गया एक पार्ट में। तो इस पार्ट में आपको रेंज बताना है, आपको क्या करना है, इसी पार्ट का रेंज बताना है। तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। आप पहले चेक करो कि 0 से 4 में वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो वर्टेक्स तो इसी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो पक्का है सर, मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स वाला ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स में क्या दे रहा है, -1/4, तो मिनिमम वैल्यू -1/4 तो होना ही होना है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये चूंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये बढ़ता जाएगा आगे, तो 4 पे ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो 4 पे निकाल लो, 4 पे वैल्यू कितना आएगा, 4 को यहाँ पुट करेंगे 16 माइनस 12 प्लस 2, 16 माइनस 12 4 प्लस 2 6, तो -1/4 से 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगे क्योंकि यहाँ पे भी 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक बहुत आसान तरीके से, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं यार, आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो टॉपिक हम लोग लिखते हैं, अगला जो टॉपिक है हम लोग जो कवर करने वाले हैं, लिखो टॉपिक लिख लो आप, रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टॉपिक है आज का हम लोग का। अभी तक तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे क्वेश्चन को, लास्ट में जो हम लोग लास्ट वाला होमवर्क जो था, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक लिखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो आपको दिया गया रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, हम लोग देखेंगे कि इसमें किस चीज का रेंज का बात किया गया है, ठीक है। और जेई में खासकर इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं, और इसका स्टेप वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को एग्जांपल में लूंगा और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है चीजों को, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आप एग्जांपल लिखो डायरेक्ट, और हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो एग्जांपल है y = x² - x + 1 and divided by x² + x + 1 for all x belongs to real number. This is the question given to you. यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, डोमेन क्या है, x belongs to all real number, तो इसका तो चिंता नहीं करना है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो देखो, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि रेंज जो है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक का रेंज बहुत आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है
और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है। अब भैया रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का यही मतलब होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम किसका? y का मिनिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पता होना चाहिए, तो इसका पता होना चाहिए हमें, इसका मिनिमम और इसी का मैक्सिमम। अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया तो रेंज तो हम लोग को पता चल गया कि इस बीच में लाई कर रहा है y, और कोई ऐसा पॉइंट जहां पे डिफाइन नहीं होगा तो वो हम लोग चेक कर लेंगे उस पॉइंट पे, है ना। तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग इस चीज को कैसे देखेंगे, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्टेप्स है आपको यही स्टेप्स हमेशा फॉलो करना है, बिल्कुल स्टेप। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये बनेगा y(x² प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, राइट। अब आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा आपको करना है, आप लिख लो यहां पे, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो मैं लिखा हूं वो चीज को आप पहले देख लो कि मैंने लिखा क्या है। मैं बोल रहा हूं कि इसको आप एक क्वाड्रेटिक बनाओ x में और फिर अप्लाई करो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज यहाँ पे क्यों बोला गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अब मैं लॉजिक आपको समझाता हूं, चीजों को आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे देखोगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा। अभी किसी भी क्वाड्रेटिक को आप कैसा जानते हो कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि x² का एक कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट करते हैं, राइट। तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स होगा ना वो कोएफिशिएंट्स होगा y के टर्म में, राइट। अब देखोगे x² को इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा x² ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1। तो यहाँ पे जो a था स्मॉल a था वो क्या आ गया? y माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक तो ये बनेगा ना भैया, क्वाड्रेटिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक तो आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा y माइनस 1 इंटू x², यही बनेगा। और इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा प्लस y प्लस 1 इंटू x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि दिस इज नथिंग बट a, दिस इज नथिंग बट स्मॉल b एंड दिस इज नथिंग बट स्मॉल c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा अच्छा सा, ax² प्लस bx प्लस c। बस abc के जगह y का एक फंक्शन आ गया abc, है ना। ये चीज तो आप समझ रहे हो। अब जो अगला जो चीज मैं बोलने वाला हूं कि भैया आपने बोला कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करें, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों किया जाता है? कोई भी चीज मैथमेटिक्स में विदाउट लॉजिक तो बोला नहीं जाता यार। अगर ये बोला गया तो ये क्यों बोला गया, आप ध्यान से चीजों को समझो। पहला कंडीशन ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट्स मतलब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है ना, ये कंडीशन आप कब अप्लाई करते हो क्वाड्रेटिक में, कब अप्लाई करते हो? तो आप बोलोगे भैया ये तभी अप्लाई किया जाता है जब रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। एग्जैक्ट वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहां पे क्या है ना कि रूट्स रियल होते हैं तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहां भी तो वही चीज है, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x क्या रूट्स ही तो है इसका, x क्या रूट्स ही तो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स x ही तो है। आप कोई x का ही वैल्यू निकालोगे ना, सॉल्व करते हैं मतलब x का वैल्यू निकालते हैं। और यहां बोला गया कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, आपको पुट करना है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रियल नंबर के अलावा और कुछ आप पुट नहीं कर सकते हो। मतलब हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम लोग सही अप्लाई कर रहे थे, राइट। समझ में आ गया आपको? चलो आप देखते हैं, आसान से चीजों को देखते हैं। तो यहाँ फटाक से लगा दो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। जैसे ही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि x बिलोंग्स टू रियल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, आपको किसको दिखाना है यार, आपको तो आंसर टिक मारना है, आप तुक्का लगाओ या फिर बनाकर बनाओ, ठीक है। ठीक है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है? by प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? y माइनस 1 और c भी y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? y² प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है। ये कितना बने? y² प्लस 1 माइनस 2y, उसको माइनस 4 में इंटू करेंगे तो माइनस 4y² माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने सही लिखा है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है। ये कितना बना? y² माइनस 4y² माइनस 3y², ठीक है,
+2y +8y +10y, ठीक है। उसके बाद +1 -4 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा ये देखो -3 और -3 को इंटू करेंगे तो ये आएगा 9y² और 10y को जब तोड़ोगे तो 9 और 1 में तोड़ सकते हैं, जिसमें ये टूट जाएगा और वो आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम लोग, 9y² + 9y + y -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -3y कॉमन ले लेंगे। -3y जैसे ही कॉमन लेंगे अपन कितना है, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा, ठीक है। उससे उसी तरह यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो y -3 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गया, -3y + 1 * y -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये फैक्टर आ गया। लेकिन जब भी हम लोग वेविकर पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था क्लास 11th का, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब भी वेविकर मेथड सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है वो ये होता है कि आप जिसमें सॉल्व कर रहे हो y या x में, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है आपको। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो पहले आपको इसको निगेटिव साइन बाहर लेकर इसको पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे ही निगेटिव साइन बाहर लोगे ये बनेगा 3y - 1, राइट, और ये बन जाएगा y -3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस साइन को अगर हटाना है तो आपको पता है कि माइनस साइन दोनों तरफ इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये सब चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपको शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3y - 1 और y -3, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। जल्दी से नंबर लाइन बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया 1/3 और यहां से कितना आ गया 3। आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू 0 मतलब छोटा वाला एरिया, मतलब ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा डार्क सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये रीजन डिनोट करेगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, तो आंसर आएगा y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। तो बेसिकली ये जो आ रहा है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो ये हम लोग के पास आया है y बिलोंग्स टू 1/3 से 3, ये एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, ये y का वैल्यू ही तो बता रहा है कि y जो है ना यहां से यहां तक लाई करेगा। तो y जो जहां से जहां तक लाई करता है उसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब ओवरऑल हम लोग का आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, रेंज आ गया। आप रेंज को लिख सकते हो, रेंज y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। तो ये हम लोग का रेंज आ गया एक्चुअली। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आपको जहां भी दिखे, और ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, निश्चित रूप से दिखेगा। तो जहां भी दिखे इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। किसमें, एक्स में। एक्स में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हिंट दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब जब वो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स में तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जैसे ही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा इनइक्वालिटी दिखेगा जो y के टर्म में होगा, और जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का रेंज निकल के आ जाएगा। है ना आसान सा, सिंपल सा। चलो इस तरीके से हम लोग चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखना है यार जल्दी से। क्वेश्चन लिखो अगला। अगला क्वेश्चन आपको ये दे गया y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x² प्लस 1। ठीक है, इस तरीके का क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें सेम चीज वही करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको याद होगा, आप खुद से कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्यूशन बना लो, उसके बाद ठीक है अपना चेक कर लेना। चलो तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये आएगा पहला y(x² प्लस y, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इधर ले जाकर लिखता हूं, तो -x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया x² कॉमन लेंगे तो y -1 इंटू x² और माइनस x और प्लस y -1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है दिस डिनोट्स c, ये वाला जो -1 पार्ट है ये b और ये a। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² कितना हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो y -1 स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गया 1 माइनस 4y² माइनस 4 और माइनस 2y को इंटू करेंगे तो प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा y में, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं,
देखो ये क्या बन रहा है, माइनस, इसको माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4y² प्लस, सॉरी माइनस 4y² माइनस 8y, और 1 माइनस 4 कितना आ रहा था, -3, तो वो +3 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी माइनस साइन को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां तक आ गया हम लोग को। यहां के बाद देखो मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है, यहां से हम लोग को क्या मिलने वाला है, इसके रूट्स करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहां पे पता चला 4y² माइनस 8y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां जैसे इसको करोगे तो 4 3 12, 12 को आप कैसे तोड़ोगे, ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने से आपका -8 आए और इंटू करने से +12y² आए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 6 दूनी 12, ठीक है, तो 4y² माइनस 6y माइनस 2y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे कॉमन ले लेंगे 2y, तो यहां पे बचा 2y माइनस 3, ठीक है, -2 कॉमन लेंगे, सॉरी -1 कॉमन लेंगे, तो 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से पता चल गया कि दो जो क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हम लोग के, क्या क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है दैट इज 1/2, एंड यहां से जो आ रहा है वो है दैट इज 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेस देन 0 मतलब छोटा वाला एरिया, ये वाला एरिया हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये डार्क सर्कल ये सेट कर दो यार, तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आंसर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फाइनली आंसर y belongs to 1/2 से 3/2, so this is the final answer. This denotes range only. रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, y का ही तो मिनिमम और मैक्सिमम को रेंज बोलते हैं, तो यहाँ y का रेंज आ गया हम लोग का, y का वैल्यू का इंटरवल आ गया, तो इस इंटरवल को हम लोग क्या बोल देंगे, आंसर बोल देंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो यहाँ पे यार खत्म होकर आ जाती है, पूरा रेंज वाला जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक के अंदर, वो मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चन को आपको करवा दिया। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो रेंज के अंदर हम लोग सबसे पहला क्वाड्रेटिक का नॉर्मल रेंज कैसे निकालते हैं, दूसरा पार्ट आया जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो उस तरीके के क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में अभी तक जो हम लोगों ने देखा अब तक, वो क्या देखा कि रेशनल एक्सप्रेशन का रेंज कैसे निकालते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन मींस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके की क्वेश्चन को हम लोग रेंज निकालने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन मेकिंग क्वाड्रेटिक इन x एंड अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू विल गेट द इंटरवल ऑफ y, ठीक है, और ये इंटरवल ही क्या बताएगा, रेंज बताएगा, ठीक है। चलो आज के मतलब अभी तक का टॉपिक ये खत्म हुआ। अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो लिखना अगला। अगला जो टॉपिक होगा यार, एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था, उसके बाद हम लोग एक बड़ा टॉपिक कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वो लिखो साइन ऑफ, जैसे y इज इक्वल टू है ना ax² प्लस bx प्लस c जो होता है, तो लिखो आप ऐसे ही छोटा सा टॉपिक डालो, साइन ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड d क्या है, तो d आपको पता होना चाहिए कि d क्या है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब किसी भी ग्राफ को देखकर क्या ये वाला जो चारों चीज है, ये साइन, इसके साइन को हम लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ये बस देखना है। तो ये आज का एक टॉपिक बचा हुआ है। मैं सिर्फ आइडिया दूंगा आपको कि इस तरीके से फिगर आउट, क्योंकि ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप ग्राफ पढ़ चुके हैं और ग्राफ को देखकर आप एनालाइज ना कर पाओ चीजों को, तो फिर तो ग्राफ पढ़ना बेकार हो गया यार। तो यहां पे बस हम लोग एनालाइज करेंगे कि वेदर वी आर इन द पोजीशन टू कमेंट ऑन द साइन ऑफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड कैपिटल D और नॉट। क्या हम लोग इस पोजीशन में हैं? तो चलो देखते हैं। आपके सामने मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है सारा आंसर, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, ध्यान से देखना यार चीजों को, ठीक है। पहला जो ग्राफ है इस तरीके का ग्राफ है, पहला जो ग्राफ है इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। यहां पे इसका वर्टेक्स आ जाएगा क्वाड्रेटिक का, ये हुआ आपका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, राइट। अब इस वाले के लिए आपको पूरा चीज बताना है कि ABCD का साइन बताना है। तो आप क्या क्या किस किस का साइन बता सकते हो, चलो ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर लिखो नोटबुक में कि क्या क्या आपका आंसर आता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहला बात,
सब बोलेगा सर हम तो ए का बता ही सकते हैं, हम तो ए का बता ही सकते हैं। तो भैया ए का तो 9th और 10th के बच्चे भी बता सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ है, तो उसमें ए क्या होता है, ए तो भैया पॉजिटिव हो गया। चलो मान लिया आपने यार ए का साइन बता दिया, राइट, ए का साइन बता दिया, बी का बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ, ठीक है। अब अभी बच्चा बोले सर मैं डी का बताऊंगा, ये डी कैपिटल डी लिख दो, मैं डी का बताऊंगा सर, तो यार डी का भी बताना 10th के बच्चे आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसके मतलब इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और इस केस में डी क्या आता है, डी ग्रेटर देन 0 आता है, ये तो आपको बहुत पहले से पता है। तो यहां पे लिख दो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डी भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बारी आती है बी और सी की। तो कल मैंने आपको एक चीज बताया था, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है जब x को आप 0 रखो तो उस समय y का क्या वैल्यू है। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे इस पोजीशन पे 0 पे y का वैल्यू निगेटिव है, देखो ना निगेटिव, समथिंग निगेटिव है ना, तो c क्या हो गया, c यहाँ पे निगेटिव हो गया यार। ध्यान से देखना, 0 पे देख लो ग्राफ नीचे कट कर रहा है या ऊपर कट कर रहा है, अगर ग्राफ ऐसा ले जाए तो पॉजिटिव, अगर ऐसा आ जाए तो निगेटिव, तो यहाँ c क्या आ गया, निगेटिव। अब बचा b, b को कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना, b को, b के साइन को कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो b के साइन को देखने के लिए दो तरीका है यहाँ पे, या तो आप अल्फा प्लस बीटा करके सोच लो, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स को देखो कि इसका वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, तब आपको दिखेगा कि सर इसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सर पॉजिटिव है, ये मान लो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको दिखेगा सर 0 की इस तरफ है, मतलब ये वाला एक्स पॉजिटिव है, और आपको पता है कि x इज इक्वल टू होता है -b/2 है। अब ये पूरा नंबर जो है ना पॉजिटिव है, ये पूरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, आपको पता है कि a भी क्या है, पॉजिटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक निगेटिव साइन है, तो b को पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, समझ रहे हो आप चीजों को। तो यहां से बोल सकते हैं कि b का साइन क्या आ जाएगा, b शुड बी निगेटिव, b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यार। हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ देखकर ये चारों चीजों का अंदाजा बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। जेईई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली नहीं बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा गया है, मैं आपको करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे आप चीजों को समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार आपको। एक और क्वेश्चन, आप उसमें भी यही बताओगे, सारा साइन आप जल्दी से बताओ। ठीक है, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक में आपको पता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, जल्दी से बताओ ए बी सी एंड कैपिटल डी, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ठीक है, आपको साइन को बताना है। तो सबसे पहले बच्चा बोला सर फिर से मैं बताऊंगा कि ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, और फिर से सर डी का मैं बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, क्योंकि जब कट ही नहीं कर रहा ना ही टच कर रहा, तो इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब डी लेस देन 0 होता है, तो डी तो हो गया निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों तो हो गया। सी का वैल्यू देखते तो 0 पे देखते, 0 पे ग्राफ कहां कट कर रहा, तो पता चला यहाँ पे, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। बचा बी, अगेन बी का वैल्यू आपको पता है सर ये वाला x जो है ना, ये x तो पॉजिटिव है और x इक्वल टू -b/2a आता है, और ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, और a भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, b को निगेटिव निगेटिव होना पड़ेगा, तब तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो b क्या है, निगेटिव, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, राइट। चलो एक और क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो आप एक और। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, शायद आपसे बन जाएगा। इफ c ग्रेटर देन 0, अगर c क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, देन आपको ये बताना है कि देन गिव द साइन ऑफ
पहला पार्ट, यहां पे 3 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला जो है a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 2b प्लस सी, a प्लस 2b प्लस 4c। ठीक है, ये चीज आपको बताना है, a प्लस 2b प्लस 4c, राइट। अब ये चीज कैसे करोगे आप यहां पे देखो, चीजों को ध्यान से समझोगे अगर आप, तो आपको कुछ कुछ दिखेगा यार। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल होके बन के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो, डायरेक्टली आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। तो चलो, जितना चीज हम लोग समझ सकते हैं वो तो खैर बनाकर देख लेते हैं, जितना चीज समझ में आ रहा है। तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर सी ग्रेटर देन 0 है और इसका इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो नीचे करेगा। ऊपर कब कर सकता है, ऊपर ऐसे केस में कर सकता है और नीचे ऐसे केस में कर सकता है। तो इन दोनों केस में ये केस सही होगा या ये केस सही होगा, इस चीज को देखने के लिए एक हेल्प आपको दिया गया सी। तो सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, सी ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला सी पॉजिटिव है या ये वाला सी पॉजिटिव है। तो हम लोग को पता चला ये सी तो निगेटिव है, तो ये वाला ग्राफ कट जाता, तो बचा ये वाला ग्राफ। तो नीचे वाला ग्राफ आप मिटा दो, तो जो बचता है वो बचता है ये ग्राफ। तो बन गया हम लोग का ग्राफ ये वाला। ठीक है सर, हमने ग्राफ तो बना लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा क्वाड्रेटिक का। हो सके वर्टेक्स यहाँ पे लाई ना करे, इधर भी लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वर्टेक्स कहीं पे भी लाई करो, हम कमेंट सिर्फ कर रहे हैं अपवर्ड का, इसलिए वाई एक्सिस यहाँ पे हटा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई एक्सिस मैंने हटा दिया, वाई एक्सिस यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बी के साइन पे कमेंट नहीं कर रहे, हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि ग्राफ अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है। तब हम लोग को पता चला कि ग्राफ क्या है, अपवर्ड बन रहा है। अब जो है इसका साइन या इसका साइन कैसे बताएंगे, कोई आइडिया कुछ आपको दिख रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में है ना यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यार। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि आप सोच के देखो यहाँ पे कि ये जो टर्म दिया है ना आपको, ये वाला, ये कैसे जनरेट होगा, ये टर्म इस वाले इक्वेशन से कैसे जनरेट हो रहा होगा। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, दिमाग में जोड़ डालोगे, तब आपको पता चलेगा कि वाला कब जनरेट हो रहा होगा, जब इस इक्वेशन में x को क्या रख रहे होंगे, 1 रख रहे होंगे। देखो ना, x को 1 रख दो तो a प्लस बी प्लस सी है ना। तो ये क्या एक्चुअली, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ये f ऑफ 1 है, मतलब अगर ये f ऑफ x ऐसा दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा दिया फंक्शन, तो ये फंक्शन का वैल्यू है किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया, तो आप ये वाला तो आप खुद बता दोगे, जल्दी से बताओ ये कब आ रहा होगा, जब x को क्या रख देंगे भैया, x को जब 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b प्लस c। तो ये क्या है, ये f ऑफ 2 है। और तीसरा क्या है यार, तीसरा क्या है, तो तीसरा आप अच्छे से देखोगे ना, तो तीसरे में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है यार। तो तीसरे में आप एक बार 4 कॉमन लोगे ना, तो ये बनेगा a/4, ये बनेगा b/2 और ये बनेगा c। मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यार जब तक आप कॉमन नहीं लोगे तब तक आप देख नहीं पाओगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म इससे कैसे बना होगा, जब हम लोग x को क्या रख देंगे, 1/2। देखो ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 यहाँ पे आ गया और c तो ऐसे ही है। तो ये क्या बना, 4 इंटू f ऑफ 1/2। समझ में आ गया? अब तो पता चला कि ग्राफ तो अपवर्ड ही है हमेशा। तो जब ग्राफ अपवर्ड है तो क्या फर्क पड़ता है, आप x को 1 रखो, 2 रखो, 1/2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब पे तो वैल्यू पॉजिटिव ही दे रहा है ना, कहीं पे निगेटिव दे रहा है क्या, सब पे वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। तब पता चला कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ 1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू 4 पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो तीनों का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर आंसर देने के कंडीशन में आएंगे। और बिल्कुल ये सब चीज जो है ना, आपको गलती नहीं करना है यार। इतना ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको इसका कम से कम वो रिजल्ट चाहिए कि जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तब आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको ऐसा बताया था। ठीक है, तो इन सब चीज को आप भूलना मत, बिल्कुल आसान से समझो चीजों को, बिल्कुल समझ में आएगी। जो लोग 10th से अभी तक आए हैं तो उनके लिए ये सब सारा चीज नया आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि 10th तक में ऐसी चीजें हम लोग नहीं देखते थे यार, डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। अब थोड़ा सा चीजें जो है ना लॉजिकल आनी स्टार्ट होगी आपको। ठीक है, तो वो चीजें बिल्कुल आराम से हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, होमवर्क है, आप लिख लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो इफ a comma b belongs to real number and a is not equal to 0, ये दोनों चीज गिवन है, and the quadratic equation ax square minus bx plus 1 is equal to 0, and the quadratic equation this has imaginary roots, then a plus b plus 1 is, ये क्वेश्चन है। और जो ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, पहला ऑप्शन होगा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी, ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में। सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, जरूर आप बना पाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर का ये अंतिम सवाल है और ये आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप चीजों को अच्छे से पढ़ो यार, नहीं समझ में आता बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, या व्हाट्सएप का सपोर्ट ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करो उसी समय जब आपको डाउट आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।